हैं पाकिस्तानी हो या ग्लोबल के लिए अब एक क्लियर फ्रेमवर्क है, एक लाइसेंसिंग प्रोसेस है और एक कानूनी फ्रंट डोर। और जो बिजनेसेस पहले से ये सर्विसेज दे रहे थे उनके लिए कानून के थ्रू एक क्लियर डेडलाइन रखी गई है उनको फॉर्मल मार्केट में लेके आने के लिए। वो है 5 सितंबर 2026। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज असल में बदलता क्या है। डिजिटल एसेट्स पाकिस्तान में आज से शुरू नहीं हो रहे, मार्केट पहले से मौजूद थी। चेन एनालिसिस की ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पे, बगैर किसी क्लासरूम, बगैर किसी गवर्नमेंट सपोर्ट और बगैर किसी इकोसिस्टम के था। करोड़ों पाकिस्तानी पहले से डिजिटल एसेट्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स इस सेक्टर में बिल्ड कर रहे थे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तानी कस्टमर्स को सर्व कर रहे थे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स इस सेक्टर में बिल्ड कर रहे थे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तानी कस्टमर्स को सर्व कर रहे थे। लेकिन रेगुलेशंस बिल्कुल भी नहीं थी, नॉन एग्जिस्टेंट थी। और जब इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी कानून के दायरे से बाहर हो तो रिस्क दोनों तरफ है। पाकिस्तानियों के लिए भी, अगर कोई प्लेटफॉर्म फेल हो जाए तो उनके पैसों की प्रोटेक्शन का क्या होगा, फ्रॉड हो जाए तो उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, और स्टेट के लिए भी कौन ऑपरेटर है, रिकॉर्ड्स कहां पे जा रहे हैं, कंट्रोल्स क्या हैं। आप उस चीज को सुपरवाइज नहीं कर सकते जो सिस्टम के बाहर चल रही हो। इसलिए हमारा काम पाकिस्तान में क्रिप्टो लेके आना नहीं है, क्रिप्टो पाकिस्तान में है। हमारी जिम्मेदारी इस मार्केट को रूल ऑफ लॉ के अंडर लेके आना है। तो 4 मेन चीजें हैं जो आज चेंज होती हैं। मैं इसे 4 अल्फाजों में डिस्क्राइब करूंगा: विजिबिलिटी, प्रोटेक्शन, क्रेडिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। पहले विजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। लाइसेंसेस बिजनेसेस की ऑब्लिगेशंस होंगी, रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होंगे, फिट एंड प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होंगे, एएमएल, सीएफटी कंट्रोल्स, रेगुलेटरी सुपरविजन होगी। जो हमारे कंसर्न्स इनफॉर्मल फ्लोज और इलिसिट फाइनेंस के हैं, तो उनका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम उसको अंडरग्राउंड पुश कर दें। सोल्यूशन लेजिटिमेट एक्टिविटी को रेगुलेटरी पैरामीटर के अंदर लेके आना है। दूसरी बात है प्रोटेक्शन की। पाकिस्तानी कंज्यूमर्स को ग्रेटर प्रोटेक्शन और रिकोर्स मिलना चाहिए। कस्टमर एसेट्स जो हैं वो सेफगार्ड होनी चाहिए, गवर्नेंस मैटर करनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी मैटर करनी चाहिए, डिस्क्लोजर मैटर करनी चाहिए, मार्केट कंडक्ट मैटर करना चाहिए, कंप्लेंट्स का मैकेनिज्म होना चाहिए। गवर्नमेंट स्पेकुलेशन इनकरेज नहीं कर रही। रेगुलेशन का मतलब प्रोटेक्शन और अकाउंटेबिलिटी है और कंज्यूमर्स और बिजनेसेस का तहफ़्फ़ुज़ है। तीसरी चीज है जी क्रेडिबिलिटी। आज हम ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को कह सकते हैं कि पाकिस्तान हैज अ लॉ। पाकिस्तान के पास एक डेडिकेटेड वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटर है, पाकिस्तान के पास लाइसेंसिंग स्टैंडर्ड्स हैं और पाकिस्तान इज ओपन फॉर बिजनेस। अगर क्रेडिबल इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेट करना चाहती हैं तो वी वेलकम देम, लेकिन पाकिस्तान के कानून के तहत ऑपरेट होंगी, कंप्लायंस की जाएगी। और चौथी चीज है अपॉर्चुनिटी। और मेरे लिए यहां से ही कॉन्वर्सेशन सबसे इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि हमने सिर्फ रेगुलेशंस, सिर्फ एक्सचेंजेस को सुपरवाइज करने के लिए नहीं बनाई। हमने वो रेगुलेटरी फाउंडेशन क्रिएट की है जिसके ऊपर पाकिस्तान फाइनेंशियल इनोवेशन और इंक्लूजन के नेक्स्ट फेज को रिस्पॉन्सिबली एक्सप्लोर कर सकता है। इसको आसान अल्फाज में कहें तो एक के पास फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी है टू बिल्ड द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस इन पाकिस्तान। और यहां पे हमें यह भी बात करना बहुत जरूरी है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि इन चीजों की इंपॉर्टेंस क्यों है, तो हमें ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को देखना पड़ेगा। देखें, पिछले 30 साल में इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म किया है। हम सबको पता है कि लेटर्स ईमेल्स बन गए, न्यूज़पेपर वेबसाइट्स बन गई, शॉप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बन गए, टेलीफोन स्मार्टफोन बन गए। इंफॉर्मेशन की कॉस्ट और स्पीड फंडामेंटली चेंज हो गई है। अब टेक्नोलॉजी एक और लेयर को ट्रांसफॉर्म कर रही है, वो है वैल्यू, वो है पैसा। पैसा कैसे मूव होता है, एसेट्स कैसे ओन होते हैं, बॉन्ड्स और सिक्योरिटी कैसे इशू होती है, ट्रांजैक्शंस कैसे सेटल होती हैं, क्रेडिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन में ब्लॉकचेन, स्टेबल कॉइन, टोकनाइजेशन
और डीफाई आते हैं। ब्लॉकचेन को सिंपल अल्फाज में समझें तो ये एक ओनरशिप और ट्रांजैक्शंस को डिजिटल रिकॉर्ड को मेंटेन और ट्रांसफर करने की टेक्नोलॉजी है। स्टेबल कॉइन्स जनरली किसी करेंसी, अक्सर डॉलर की डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है जो ब्लॉकचेन रेल्स पे मूव कर रहे हैं। टोकनाइजेशन का मतलब है कि किसी ट्रेडिशनल एसेट को, किसी बॉन्ड को, किसी फंड को, क्रेडिट या फाइनेंशियल क्लेम को प्रोग्रामेबल डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का सिंपल मतलब है कि लेंडिंग और बोरोइंग या एक्सचेंज कैसे कुछ फाइनेंशियल फंक्शन सॉफ्टवेयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू परफॉर्म की जा सकती है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही जो इनएक्सेसिबल इलिक्विड एसेट्स तक आम आवाम की रसाई मुमकिन है, एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट मैनर में। ये अब सिर्फ टेक्नोलॉजी इंथुजियास्टिक्स की कॉन्वर्जेशन नहीं है। ग्लोबल फाइनेंस के लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशंस इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्टिवली बिल्ड कर रहे हैं। आज स्टेबल कॉइन्स की ग्लोबल मार्केट वैल्यू $300 बिलियन से ज्यादा है। टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेडिशनल रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल एसेट्स ऑलरेडी ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पे टोकनाइज हो चुके हैं। स्टेबल कॉइन्स को एक्सक्लूड करके भी 35 बिलियन से ज्यादा रियल वर्ल्ड एसेट्स ऑन चेन इकोनॉमी में का हिस्सा बन चुके हैं। और रिपोर्ट्स का बेस एस्टिमेट है कि क्रिप्टो करेंसीज और स्टेबल कॉइन को एक्सक्लूड करके टोकनाइज फाइनेंशियल एसेट्स 2030 तक अप्रोक्सीमेटली 2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे। सोचें जरा कि ये क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन के फॉरकास्ट नहीं, ये ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एसेट्स को न्यू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिप्रेजेंट करने की पोटेंशियल की स्केल की बात की जा रही है। और इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी मूव कर रही हैं। दुनिया की बड़ी कंपनीज ब्लैक रॉक, BNY, गोल्डमैन सैक्स टोकनाइज मनी मार्केट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च कर रही हैं, जिसमें ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, फेडरेटेड हर्मेस जैसे इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन का ब्लॉकचेन बेस्ड किन्सी इंफ्रास्ट्रक्चर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर रहा है। वीजा स्टेबल कॉइन सेटलमेंट यूज और एक्सपैंड कर रहा है। हांगकांग की हुकूमत अपने टोकनाइज बॉन्ड इशू कर चुकी है। फिलीपीन की पहली टोकनाइज ट्रेजरी बॉन्ड इशू में 10 बिलियन पेसोस के टारगेट के मुताबिक में 31 बिलियन पेसोस की डिमांड आ चुकी थी। थाईलैंड ने 5 बिलियन बात का गवर्नमेंट डिजिटल एसेट टोकन अप्रूव किया। सिंगापुर में इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ टोकनाइज फंड्स, बॉन्ड्स और प्राइवेट क्रेडिट एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स भी इसी कॉन्वर्जेशन का हिस्सा हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या टेक्नोलॉजी रियल है, टेक्नोलॉजी रियल है, कैपिटल रियल है, इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। असल सवाल ये है कि पाकिस्तान इस शिफ्ट को सिर्फ कंज्यूम करेगा या अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए इसको अंडरस्टैंड और शेप करेगा। मैं इस टेक्नोलॉजी को इस तरह समझता हूं कि ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स और मेजरेबल आउटकम्स। सबसे पहले हम रेमिटेंस की बात करें तो तकरीबन $40 बिलियन जो हमें रेमिटेंस पे आते हैं, ये आज भी पुराने मॉडल के थ्रू आ रहे हैं, स्विफ्ट के थ्रू। इस वॉल्यूम पे सिर्फ 1% पॉइंट की अगर हम स्टेबल कॉइन रेमिटेंस से कॉस्ट सेविंग करें तो वो तकरीबन $400 मिलियन बनती हैं। और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हर $200 भेजने की ग्लोबल एवरेज कॉस्ट तकरीबन 6% है, जबकि ये रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन्स के थ्रू जब आएगी तो ये बिल्कुल सस्ता हो जाएगा। फिर हमारे फ्रीलांसर्स और डिजिटल वर्कर्स के लिए पाकिस्तान की कई मिलियन यूथ डिजिटली इनेबल्ड वर्क और गिग इकोनॉमी का हिस्सा है। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेवलपर्स, डिजाइनर्स, क्रिएटर्स और टेक्नोलॉजी बिजनेस की दुनिया के क्लाइंट्स को सर्विस पाकिस्तान से बैठ के करते हैं। हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। लेकिन हमें आज ये सवाल पूछना है कि 2030 में इन लोगों को ग्लोबल इकोनॉमी से पेमेंट किस तरह आ रही होगी, सेटलमेंट कितनी फास्ट होगी, कॉस्ट कितनी होगी, पाकिस्तान उस वैल्यू को फॉर्मल इकोनॉमी में किस तरह कैप्चर करेगा। ये नए फाइनेंशियल रेल्स अगर लेजिटिमेट एक्सपोर्ट इनकम को ईजियर और मोर ट्रांसपेरेंटली ले आए तो हमें उनको रिस्पॉन्सिबली एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर कैपिटल का सवाल है। पाकिस्तान को कैपिटल की जरूरत है। एसएमईज को कैपिटल चाहिए, एक्सपोर्टर्स को कैपिटल चाहिए, एग्रीकल्चर को फाइनेंस चाहिए, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्टमेंट चाहिए। पाकिस्तान के एसएमईज मुल्क के तकरीबन 90% बिजनेस और 40% जीडीपी का हिस्सा है,
लेकिन मार्च 2026 में एसएमई फाइनेंसिंग सिर्फ 850 बिलियन रुपए की थी। डोमेस्टिक प्राइवेट फाइनेंसिंग तकरीबन 7% है। एक पाकिस्तानी एक्सपोर्टर के पास इंटरनेशनल बायर का इनवॉइस हो जाए जो 60 या 90 दिन के बाद पे होता है। दुनिया में 8 बिलियन यूएसडी से ज्यादा एसएमई क्रेडिट इस वक्त टोकनाइज हो चुकी है, जिससे बोरोवर्स इंटरनेशनली बेटर रेट्स पे बोरो कर सकते हैं। उनके पास क्रेडिबल रिसीवेबल्स है, लेकिन उसे वर्किंग कैपिटल आज चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि क्या प्रॉपर्ली रेगुलेटेड टोकनाइज स्ट्रक्चर्स फ्यूचर में पाकिस्तानी ट्रेड रिसीवेबल्स, प्राइवेट क्रेडिट और जो दूसरे क्रेडिबल एसेट्स हैं उनको हम किस तरह कैपिटल मार्केट्स जो इंटरनेशनल पूल में उसे कनेक्ट करें। अगेन हांगकांग टोकनाइज गवर्नमेंट्स बॉन्ड इशू कर चुका है, अदर फाइनेंशियल सेंटर्स पायलट चला रहे हैं। पाकिस्तान को भी स्टडी करना चाहिए कि क्या टोकनाइज सेटलमेंट्स इंप्रूव हो सकती हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉडर हो सकती है, क्या हम डायस्पोरा को पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बेहतर तरीके से एक्सेसिबिलिटी दे सकते हैं। अब वो मौका है जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। दुनिया की इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री आज तकरीबन $5 ट्रिलियन की है और हर साल बढ़ रही है। पिछले साल ग्लोबल सुकूक इशुएंस रिकॉर्ड साल था, $300 बिलियन से ज्यादा। लेकिन ये पूरी इंडस्ट्री आज भी डिजिटल रेल्स पे नहीं है। टोकनाइज इस्लामिक फाइनेंस का ग्लोबल लीडर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। अब देखें पाकिस्तान के पास क्या है। हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी हैं।